नमस्कार साथियों, हमने हिंदी भाषा की शिक्षण वीडियो के लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में लगभग सभी शिक्षण वीडियो को पूर्ण कर लिया है। उन संपूर्ण शिक्षण वीडियो पर आधारित बनने वाली सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करते हुए ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इकाई योजना के सोपान नहीं है। 4 ऑप्शन, खोज या प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन या कथन, और चौथा ऑप्शन मूल्यांकन। इकाई योजना के प्रमुख 5 सोपान होते हैं: खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और कथन, जबकि मूल्यांकन इसका सोपान नहीं है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूसरा ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा ऑप्शन नियम से उदाहरण की ओर, चौथा ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर न जाकर के उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मौन वाचन। मौन वाचन गद्य में प्रयुक्त होता है जबकि पद्य में नहीं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। पहला ऑप्शन व्याख्यान प्रणाली, दूसरा ऑप्शन व्यास प्रणाली, तीसरा ऑप्शन तुलना प्रणाली, चौथा ऑप्शन गीत और अभिनय प्रणाली। जब प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहां पर गीत एवं अभिनय प्रणाली सबसे उपयुक्त प्रणाली रहेगी। अगला प्रश्न, पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, दूसरा ऑप्शन पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन पाठ के संबंध में नई जानकारी के लिए, और चौथा ऑप्शन छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। जो पाठ योजना में प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण की प्रयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की बात करें तो ऐसे में कक्षा अभिनय विधि है वो सबसे उपयुक्त रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन स्वस्थ मनोविनोद, सेकंड ऑप्शन स्मृति शक्ति का विकास, थर्ड ऑप्शन कल्पना शक्ति का विकास, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो कविता शिक्षण का जो उद्देश्य है वो उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का पद नहीं है। हर्बर्ट ने एक पंचपदीय पाठ योजना दी है, उसका कौन सा पद निम्न में से नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति और तुलना। यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं है। हर्बर्ट ने पंचपदी पाठ योजना के 5 प्रमुख सोपान दिए जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और मूल्यांकन, जबकि पुनरावृत्ति इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इसमें से शिक्षण रोचक एवं प्रभावी बनेगा, इसमें छात्रों में सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इससे बालकों को सही दिशा मिलेगी और इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। गृह कार्य का मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों के सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी मिलेगी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तक माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली या फिर परियोजना विधि, इसका जो जनक माना जाता है वो किलपैट्रिक है। अगला प्रश्न, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण करवाया जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, पहला ऑप्शन शब्दार्थ बोध, दूसरा ऑप्शन भावानुभाव, तीसरा ऑप्शन मनोरंजन, चौथा ऑप्शन क्षमता मापन। कविता शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है भावानुभाव। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो विश्वसनीयता बिल्कुल, वैधता भी होती है। एक ही उत्तर आता है बिल्कुल सही, कहीं उत्तर आते हैं कहीं उत्तर नहीं आते हैं, इसका एक ही उत्तर आता है क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती है वो प्रमाणीकृत होती है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। प्रस्तावना में हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध कराते हुए सिखाते हैं। अगला प्रश्न, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन, शिक्षण विधियों में सुधार, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों की कमजोरी का पता लगाना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? 4 ऑप्शन, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण या फिर कविता शिक्षण। प्रवचन विधि की बात करें तो ये जो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी वो रहेगी गद्य शिक्षण के लिए। सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन सूत्र विधि बिल्कुल है, आगमन निगमन विधि ये भी है, समवाय विधि इसके माध्यम से भी हम व्याकरण सीखते हैं, और चौथा ऑप्शन व्यास विधि। व्यास विधि में हम भाव प्रधान जो कविताएं होती है उनको सीखते हैं, यानी व्यास विधि में भाव एवं कला पक्ष पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम रहेगी? प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो व्याख्यान विधि बिल्कुल उपयुक्त नहीं रहेगी। समस्या समाधान भी नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों की जो तर्क क्षमता होती है और विचार क्षमता होती है उतनी विकसित नहीं होती है। आगमन विधि बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आगमन में हम उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं और उदाहरणों से छोटे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, वाचिका अभिनय में किया जाता है। पहला ऑप्शन, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। सेकंड ऑप्शन, शिक्षक द्वारा अभिनय। थर्ड ऑप्शन, नाटक करना। और फोर्थ ऑप्शन, कोई नहीं। तो वाचिका अभिनय में पहला ऑप्शन, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद करना, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक माना जाता है। चार ऑप्शन, मॉरिसन, किलपैट्रिक, बीएस ब्लूम और किलपैट्रिक। यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीएस ब्लूम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। प्रदर्शन विधि है वो छोटी क्लासें होती है, निम्न स्तर की जो क्लासें होती है उनके लिए ज्यादा उपयुक्त रहती है और छोटे बच्चे देख करके आसानी से सीखते हैं, यानी उच्च स्तर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उच्च स्तर पर यह विधि बिल्कुल अनुपयुक्त है। थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। पहला ऑप्शन उद्बोधन विधि, दूसरा ऑप्शन प्रवचन विधि, तीसरा ऑप्शन स्पष्टीकरण विधि और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी सही आंसर। अगला प्रश्न, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग एवं अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा भी दे दी जाती है। यह विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन समवाय विधि, दूसरा ऑप्शन भाषा संसर्ग विधि, तीसरा ऑप्शन आगमन विधि और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है समवाय विधि इसका सही आंसर। भाषा संसर्ग विधि में हम रचना शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है, जबकि इसमें पृथक से व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता है। अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना के कितने सोपान है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके जो प्रमुख सोपान है वो 5 है। अगला प्रश्न, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन लिखित कार्य, दूसरा ऑप्शन मौखिक कार्य, तीसरा ऑप्शन निदानात्मक कार्य, चौथा ऑप्शन उपचारात्मक कार्य। यानी बच्चों के किसी विशेष क्षेत्र में कमजोरी का पता लगाने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। यहाँ थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। पहला ऑप्शन व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन स्पष्टीकरण विधि, तीसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जब गद्य शिक्षण की बात करें तो इसमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विधि रहेगी वो रहेगी स्पष्टीकरण विधि। यहाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन व्याकरण के सूत्र, दूसरा निमित्त ज्ञान और तीसरा शुद्ध व्याकरण और चौथा है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान माध्यमिक स्तर पर बच्चों को दिया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो यह विधि कहलाती है। तो ऑब्वियसली बात है कि यह विधि अनुकरण विधि कहलाएगी। अगला प्रश्न, मूल्यांकन से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन निरंतर / सतत चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी, तीसरा ऑप्शन उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी सही आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की गई। सूक्ष्म कौशलों के विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है, पहला ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा ऑप्शन इकाई योजना, तीसरा ऑप्शन दल शिक्षण और चौथा ऑप्शन अभिक्रमित अनुदेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के विकास के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। पहला ऑप्शन पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, दूसरा ऑप्शन छात्रों की उपलब्धि स्तर जानने के लिए, तीसरा ऑप्शन शिक्षण कार्य में सुधार के लिए और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन का जो पर्पज होता है वो उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। तो भाषा संसर्ग विधि के बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, यानी ये व्याकरण शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन मूल्यांकन में, दूसरा ऑप्शन वार्षिक परीक्षाओं में, तीसरा ऑप्शन कक्षा शिक्षण में और चौथा ऑप्शन निदानात्मक परीक्षण में। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन वार्षिक परीक्षा में सही आंसर है। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम के कारक होते हैं। पहला ऑप्शन भाषा विज्ञान, दूसरा ऑप्शन व्याकरण, तीसरा ऑप्शन भाषा कौशल और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी सही आंसर। अगला प्रश्न, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्द से अनुवाद किस विधि में किया जाता है? यानी व्याकरण शिक्षण में हम कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन द्विभाषी विधि, दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि, तीसरा ऑप्शन व्याकरण अनुवाद विधि और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। द्विभाषी विधि यानी बाइलिंगुअल मेथड, जिसमें हम भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा या फिर किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष विधि में हम भाषा को भाषा के माध्यम से सीखते हैं। इसमें मातृभाषा और किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि व्याकरण
अनुवाद विधि में हम व्याकरण को मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। शिक्षा के जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो पहला ऑप्शन श्रुत लेखन विधि, दूसरा ऑप्शन शुद्धोच्चारण विधि, तीसरा ऑप्शन खेल विधि और चौथा ऑप्शन प्रतिलेखन विधि। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, खेलों के द्वारा मुख्य रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण करवाया जा सकता है वह है। तो पहला ऑप्शन व्याकरण शिक्षण, दूसरा ऑप्शन रचना शिक्षण, तीसरा ऑप्शन लिखित भाषा और चौथा ऑप्शन मौखिक भाषा। यानी खेलों के माध्यम से हम व्याकरण का ज्ञान नहीं करवा सकते हैं, रचना का भी नहीं और लिखित भाषा का भी नहीं, जबकि मौखिक भाषा का करवा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? पहला ऑप्शन समवाय, दूसरा ऑप्शन कहानी कथन विधि, तीसरा ऑप्शन सूत्र विधि, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो संस्कृत से हिंदी में जो विधि आई वह है सूत्र विधि। अगला प्रश्न, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है। पहला ऑप्शन किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन ब्लूम और चौथा ऑप्शन डेविस। इकाई पाठ योजना मॉरिसन महोदय ने दी है, तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से खेल विधि नहीं है। पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिनमें 3 खेल विधियां और 1 नहीं है। तो पहला ऑप्शन किंडरगार्टन विधि, दूसरा ऑप्शन डाल्टन विधि, तीसरा ऑप्शन मॉन्टेसरी विधि और चौथा ऑप्शन व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि एक खेल विधि नहीं है। अगला प्रश्न, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरा ऑप्शन ध्वनि साम्य विधि, तीसरा ऑप्शन उच्चारण विधि और चौथा ऑप्शन अनुकरण विधि। तो एक समान शब्दों का उच्चारण हम ध्वनि साम्य विधि में सीखते हैं। अगला प्रश्न, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं तो वह कहलाती है। तो स्व अध्याय में अध्यापक की देखरेख नहीं होती है, जबकि गृह कार्य में भी नहीं होती है, और पर्यवेक्षित अध्ययन में अध्यापक की देखरेख में करते हैं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। मौखिक कार्य में अध्यापक की देखरेख में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पर अनुकरण विधि, दूसरा ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा ऑप्शन रूपरेखा विधि और चौथा ऑप्शन सूझ विधि। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विधि रहेगी वह रहेगी प्रश्नोत्तर, सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो पहला ऑप्शन आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन आगमन निगमन विधि और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। व्याकरण शिक्षण की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विधि है आगमन निगमन विधि, थर्ड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराया जाना चाहिए? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पठन, दूसरा ऑप्शन श्रवण, तीसरा ऑप्शन बोलने का और चौथा ऑप्शन लिखने का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है LSRW, W मीन्स रिटन, यानी फोर्थ ऑप्शन लिखने का। अगला प्रश्न, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन भाषा को बोलना सीखने के लिए, दूसरा ऑप्शन भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, तीसरा ऑप्शन भाषा को बोलना सिखाने के लिए और चौथा ऑप्शन भाषा को समझाने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भाषा का शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर भी नहीं जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन BS ब्लूम, डेजी मॉर्विन, डेविस और किलपैट्रिक। जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है ये डेजी मॉरिसन ने दी है, सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, विभक्त इकाई के मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन मासिक पर्व के द्वारा मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन। यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। पहला ऑप्शन रॉबर्ट मेगर, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट मिलर, तीसरा ऑप्शन BS ब्लूम और चौथा ऑप्शन BO स्मिथ। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम ने किया, थर्ड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो बालक को भाषा शिक्षण हम सिखाते हैं तो ऐसे में मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से वे कौन सा कौशल है जो विद्यार्थियों को स्मरण में सर्वाधिक योगदान देता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन शेषवर वाचन, दूसरा ऑप्शन गंभीर वाचन, तीसरा ऑप्शन द्रुतमान वाचन और चौथा ऑप्शन समवेत वाचन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गंभीर वाचन सही आंसर होता है। अगला प्रश्न, जब किसी भी ज्ञान को सतत या जीवंत रखना होता है तो वहाँ किस प्रकार के भाषा कौशलों का योगदान होता है? तो ऐसे में यहाँ पर द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल फोर्थ ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां है। तो पहला ऑप्शन योग्य शिक्षकों का अभाव, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी के प्रति समाज का प्रेम और तीसरा हिंदी का अस्थिर स्वरूप। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? श्रवण, उच्चारण, वाचन और लेखन
या फिर स्वर्ण और वाचन। तो यहाँ पर भिन्न है वो है स्वर्ण और वाचन। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कौशल अभिव्यंजना प्रकृति का है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन श्रवण, दूसरा ऑप्शन उच्चारण और तीसरा ऑप्शन वाचन और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अभिव्यंजन प्रकृति का जो कौशल है वह है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, कौशल का वह प्रकार जो प्राथमिक आधार कौशल है। तो यहाँ पहला ऑप्शन लिखित ग्राह्य, दूसरा ऑप्शन मौखिक ग्राह्य, तीसरा ऑप्शन लिखित अभिव्यंजना, चौथा ऑप्शन मौखिक अभिव्यंजना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर होना ही नहीं है, तो यह किस उपागम का अनुसरण करता है? तो पहला ऑप्शन जीवन केंद्रित उपागम, दूसरा ऑप्शन बुनियादी उपागम, तीसरा ऑप्शन सामंजस्य उपागम और चौथा ऑप्शन समवाय उपागम। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन क्या है? यानी भाषा शिक्षण में हम श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, दूसरा ऑप्शन छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, तीसरा ऑप्शन छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना, चौथा ऑप्शन पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियां है। तो पहला ऑप्शन आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन अनुकरण विधि और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। मातृभाषा सीखने की अगर मुख्य विधि की बात करें तो वह अनुकरण है और अनुकरण के माध्यम से ही बच्चे मातृभाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन विश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन सामान्य अनुमान विधि, तीसरा ऑप्शन उदाहरण विधि और चौथा ऑप्शन सत्यापित विधि। तो यहाँ पर आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति होती है। पहला ऑप्शन साहित्यिक, दूसरा ऑप्शन व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन दोनों। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है वो व्यवहारिक और साहित्यिक दोनों होती है। नेक्स्ट प्रश्न, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक देकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन अनुकरण वाचन, दूसरा ऑप्शन आदर्श वाचन, तीसरा ऑप्शन मौन वाचन और चौथा ऑप्शन समवेत वाचन। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आदर्श वाचन सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? यानी सूक्ष्म यानी नियम को हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं, यानी नियम हम निगमन विधि में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भाषा के मुख्य कौशल है। यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखना सुनना, दूसरा ऑप्शन पढ़ना और तीसरा ऑप्शन बोलना। तो भाषा के जो मुख्य कौशल है वो उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक शिक्षण कार्य कराते समय जब किसी पाठ को पढ़ाता है जिसमें पद्यात्मक शैली के द्वारा रचित रचनाएं होती है तो वह निश्चित रूप से कौन सा उपागम होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन उपसंहार उपागम इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण कराने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम होगा। पहला ऑप्शन वाचन, दूसरा ऑप्शन श्रुति लेखन, तीसरा ऑप्शन पर्यवेक्षण और चौथा ऑप्शन द्विभाषी। तो ऐसे में यहाँ पर पहला ऑप्शन वाचन है तो निश्चित रूप से एक उपयोगी उपागम रहेगा। अगला प्रश्न, एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ाना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी हो सकती है वह है? तो ऐसे में यहाँ पर पहला ऑप्शन श्रुति लेखन विधि, दूसरा ऑप्शन पर्यवेक्षित विधि, तीसरा ऑप्शन स्मरण भाषी विधि और चौथा ऑप्शन अभिक्रमित विधि। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है यानी पहली भाषा या मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह विधि होगी तो प्रत्यक्ष विधि इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में हम किसी भी अन्य भाषा या फिर मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन में नहीं पाया जाता। तो पहला ऑप्शन विषय वस्तु उपागम, दूसरा ऑप्शन अधिगम चर उपागम, तीसरा ऑप्शन प्राथमिक चर उपागम और चौथा ऑप्शन मूल्यांकन उपागम। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन प्राथमिक चर उपागम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? तो पहला ऑप्शन अनुकरण विधि, दूसरा ऑप्शन ध्वन्यात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन व्याकरण अनुवाद विधि और चौथा ऑप्शन व्यतिरेकी विधि। तो यहाँ पर प्राथमिक भाषा उपागम अनुकरण विधि कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कौन सी विधि अन्य भाषा से भिन्न है? पहला ऑप्शन अनुकरण विधि, दूसरा ऑप्शन भाषा संसर्ग विधि, तीसरा ऑप्शन श्रुति लेखन विधि और चौथा ऑप्शन व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि में भाषा शिक्षण की अन्य भाषा शिक्षण के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर ये इनसे भिन्न है। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल है? पहला ऑप्शन अनुकरण, दूसरा ऑप्शन ध्वन्यात्मक, तीसरा ऑप्शन व्याकरण अनुवाद और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न, किसी विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन व्याकरण अनुवाद, दूसरा ऑप्शन श्रुति लेखन, तीसरा ऑप्शन भाषा संसर्ग और चौथा ऑप्शन अनुकरण। तो भाषा संसर्ग जो विधि होती है इसमें रचना शिक्षण के माध्यम से हम व्याकरण का ज्ञान कराते हैं, पृथक से नहीं कराते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक बालक में भाषा उपागम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति कराता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ध्वन्यात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन उपसंहार विधि, तीसरा ऑप्शन भाषा संसर्ग विधि, चौथा ऑप्शन भंडारकर विधि। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है। पहला ऑप्शन अनुकरण, दूसरा ऑप्शन व्यतिरेकी, तीसरा ऑप्शन भाषा संसर्ग और चौथा ऑप्शन व्याकरण अनुवाद। तो व्यतिरेकी विधि में भाषा शिक्षण उपागम का अन्य भाषा शिक्षण के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन जिज्ञासा, दूसरा ऑप्शन अनुकरण, तीसरा ऑप्शन अभ्यास और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, हमने हिंदी भाषा शिक्षण की संपूर्ण महत्वपूर्ण विधियों पर चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि ये शिक्षण विधियां आपके एग्जाम में मददगार साबित होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।